गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लेते हैं अध्याय 6 में स्थायी ऊतक। कल हम पढ़ रहे थे विभज्योतक, जो कि अस्थायी ऊतक होता है। आपको ये अवगत कराया गया था कि शाखाओं के अग्रसिरों में, तने के बगलों में, जड़ों के पार्श्व भागों में और पर्व संधियों के पास में वो ऊतक पाया जाता है और उस ऊतक की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस तरह से वो था अस्थायी ऊतक। और अब लेते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक द्वारा ही बनता है। ये विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं कोई विशिष्ट कार्य करने लग जाती हैं। विभज्योतक द्वारा जो कोशिकाएं बनी हैं उनमें से बहुत सारी कोशिकाएं अपने विशिष्ट कार्य करना शुरू कर देती हैं तथा विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, अर्थात वो आगे विभाजन का कार्य अब नहीं करती हैं। केवल और कोई कार्य कर सकते हैं लेकिन विभाजित होने का कार्य वो नहीं करेंगी, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं और स्थायी ऊतक बन जाती हैं। अब वो आगे विभाजन नहीं करेंगी, वो कोई विशेष कार्य करेंगी। इस तरह से स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल स्थायी ऊतक, इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी। दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी। सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जटिल ऊतकों में एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, चाहे जंतु हो चाहे मानव हो। इस प्रकार से सबसे पहले सरल स्थायी ऊतक लेंगे। पादपों की या पादप की एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस हम पौधे की त्वचा कह सकते हैं इसको, यानी पौधे का जो बाहर की जो परत होती है, जो वातावरण के वायुमंडल के संपर्क में होती है या जो जड़ें होती हैं मिट्टी के संपर्क में होती हैं, ये जो पूरा का पूरा बाहर का जो आवरण है वो कहलाता है एपिडर्मिस। यानी दूसरे शब्दों में हम इसको पौधों की त्वचा भी कह सकते हैं। तो पादपों की एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ये एपिडर्मिस परत के नीचे पाए जाते हैं। और सरल स्थायी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से सरल स्थायी ऊतक हैं या कौन कौन से सरल ऊतक हैं। तो सबसे पहला लेते हैं पहले पैरेन्काइमा। इसको हिंदी में कहते हैं मृदुतक। आप इसको इंग्लिश के समझे याद रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये टेक्निकल वर्ड है ये इस तरह के। तो इस तरह से ये पैरेन्काइमा मृदुतक, पादपों में यह ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी पादपों में ज्यादातर ऊतक जो होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है, पैरेन्काइमा। और विशेष रूप से ये पौधे के कोमल भागों में ज्यादा पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं पतली, ये कोशिकाओं की विशेषता है। जिस प्रकार की कोशिकाओं से ये ऊतक बना होता है उन कोशिकाओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, अर्थात ये देखिए इनकी भित्तियां बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती हैं, ये पतली भित्ति होती है। इस तरह से पतली भित्ति वाली होती हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। सारी की सारी कोशिकाएं पैरेन्काइमा की जीवित ही होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें अंतरकोशिकीय अवकाश या अंतरकोशिकीय स्थल कहते हैं। ये देखिए ये गोलाकार अंडाकार जो कोशिकाएं हैं इनके बीच बीच में, यानी कोशिकाओं में आपस में कई जो कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में खाली जगह रह जाती हैं। जैसे हम कोई अनाज के ढेर लगाएं तो उनके कणों के बीच बीच में खाली स्थान रह जाएं। इस तरह से ये कोशिकाओं के आपस में बीच बीच में कुछ रिक्त स्थान हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। ये पैरेन्काइमा ऊतक का एक थोड़ा सा भाग दिखा रखा है, उसका एक चित्र दिखा रखा है। तो इस प्रकार से इसकी कोशिकाएं होती है पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं। और कार्य को देखें तो क्या कार्य है? इस ऊतक की कोशिकाएं खाद्य पदार्थों के
भंडारण का कार्य करती हैं। यानी जो खाद्य पदार्थ बनते हैं पौधे के हरे भागों में, उनके भंडारण का कार्य करती हैं। पौधा ग्लूकोज बनाता है पत्तियों में या हरे भागों में भी ग्लूकोज बनाता है। जितने भी पौधे के हरे भाग हैं, चाहे पत्ती हैं, फल हैं, चाहे तना है, उसमें क्लोरोफिल होता है और भोजन निर्माण करता है। भोजन में क्या बनता है? भोजन में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फिर के अणु आपस में जुड़ करके बड़े अणु बना लेते हैं, जिसको मंड बोलते हैं। और अधिकांश पौधों में मंड के रूप में भोजन संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। इस प्रकार से इन पैरेन्काइमा ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के भंडारण का कार्य करती हैं, मंड को स्टोर करने का कार्य करती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ पैरेन्काइमा जो ऊतक होते हैं उनको हम स्पेशल नाम देंगे क्लोरेन्काइमा। है तो पैरेन्काइमा ही, लेकिन उसका एक रूप है क्लोरेन्काइमा। यानी सीधी सी बात है, जिस पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल होता है वो सारे कह दिया क्लोरेन्काइमा। और फिर ये क्या काम करेंगे? जब इनमें क्लोरोफिल है तो भोजन निर्माण का कार्य करेंगे, तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लग जाते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करती जो कोशिकाएं वो भी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, लेकिन जिनमें हरित लवक होने के कारण उसको क्लोरेन्काइमा नाम दे दिया जाता है वो भी पैरेन्काइमा ही, कोमल कोशिकाएं होती हैं। इसी तरह से कुछ पैरेन्काइमा ऊतक उनको हम कहते थे एरेन्काइमा। एयर मीन्स हवा होती है, वायु, तो हो सकता है इन ऊतक की कोशिकाओं में हवा भरी हो। एरेन्काइमा ये पैरेन्काइमा का एक भाग है, एक प्रकार है जिनमें वायु गुहिकाएं पाई जाती है। और वायु गुहिका में वायु भरी होगी, वायु हल्की होती है। अब ये ऊतक कहाँ पाया जाएगा? ये जलीय पौधों में पाया जाएगा। तो पौधों को ये ऊतक जल में तैरने में, प्लवन करने में, प्लवन यानी तैरने में सहायता करते हैं ये ऊतक, तो वहां उसको कह दिया एरेन्काइमा। तो इस तरह से ये था पहला स्थायी ऊतक पैरेन्काइमा। अब देखते हैं दूसरा ऊतक आता है कोलेन्काइमा। यह स्थूल कोन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है और यह ऊतक पौधे की पत्तियों, शाखाओं, तने में पाया जाता है। नाम एक जैसे जरूर रहे होंगे, कोलेन्काइमा। और इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जैसे पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, लेकिन वो पतली भित्ति वाली होती हैं। और इसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं, कोशिका भित्तियां तो इनकी पतली होती हैं, लेकिन इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी तथा कोनों पर स्थित होती हैं। ये मुख्य बात यह है कि जो कोने होते हैं, ये देखो ये कोने दिख रहे हैं, इन कोशिकाओं के कोने ये स्थूल दिख रहे हैं। स्थूल यानी मोटे, ये थुलथुले मोटे हो जाते हैं और पौधे में लचक प्रदान करते हैं। जैसे शाखाओं में, तने में, पत्तियों में पाया जाता है ये ऊतक। हवा के झोंके लगते हैं या अन्य किसी कारण से वो शाखाएं झुकती हैं, पत्तियां झुकती हैं, मुड़ती हैं, तो टूटती नहीं हैं, उनमें लचक होती है। हवा के झोंके के साथ शाखाएं ऐसे झुक जाएंगी और फिर वहीं अपने स्थान पर आ जाएंगी। ऐसा कैसे हो रहा है? रबड़ की तरह से ये लचक कहाँ से आई? उसको लचक प्रदान करने वाला ऊतक इन भागों में पाया जाता है। तो ये जो ऊतक है, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके जो कोने होते हैं, उन कोनों में स्थूलता पाई जाती है और इस स्थूलता के कारण ही ये ऊतक पौधे को लचक प्रदान करता है। और तो इसका तो कार्य हो गया कि यह ऊतक पौधे को लचक प्रदान करता है, जिसके कारण वायु या अन्य किसी दबाव से तना, शाखाएं, पत्तियां आदि टूटते नहीं है। ये इसका लाभ होता है पौधे को। और अगला जो ऊतक है वो है स्क्लेरेन्काइमा। और यह ऊतक पौधे के कठोर भागों में पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा पौधे के कठोर भागों में पाया जाता है। जैसे तना है पौधे का, जो बड़े पेड़ होते हैं उनके तने बहुत कठोर होते हैं। पत्तियों में भी आपने पीपल आदि की पत्तियों को देखा होगा, जब वो गल जाती हैं तो छलनी जैसा उसमें एक वो रह जाता है अवशेष, उसको वो एक तरह की सिराओं का जाल है,
और इस तरह की जो शिराएं होती है वो कठोर होती हैं और वो स्क्लेरल काइमा ऊतक की बनी होती है। तो पौधे में जो तना जो होता है या पत्तियों के अंदर जो शिराएं होती हैं या जो बीज होते हैं, यानी यह ऊतक पौधे के कठोर भागों में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये इसकी विशेषता है कि कोशिकाएं इसमें जीवित नहीं होंगी, मृत होंगी, क्योंकि कोशिकाएं इसको कठोरता प्रदान करती है पौधों को। इस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है विशेष रूप से वैसे तो, लेकिन कोशिका की भित्तियों पर लिग्निन एक पदार्थ है, पदार्थ का नाम है लिग्निन। लिग्निन की मोटी परत जमा हो जाने के कारण ये देखो, ये लिग्निन की मोटी मोटी परतें कोशिका के भीतर जमा हो गई हैं। इसकी भित्ति पर लिग्निन पदार्थ की मोटी परतें जमा हो जाती हैं और कोशिका के भीतर कोई स्थान नहीं। इस चित्र में तो थोड़ा बहुत स्थान दिखा रखा है। जब ये लिग्निन की परत बहुत ज्यादा जमा हो जाती है तो कोशिका भीतर से पूरी तरह भर जाती है। यहाँ पर थोड़ी जगह खाली दिखा रखी है बीच बीच में, और इसमें कोई जीवित अंग भी नहीं बचते हैं, न इसमें केंद्रक रह पाता है। जब सारे भीतर सारी जगह पे लिग्निन जमा हो गया तो कोशिका मृत हो जाती है और केवल पौधे को कठोरता प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह से ये लिग्निन की परतें जमा हो जाती हैं जिससे कोशिका भीतर से खाली नहीं रह पाती। यह ऊतक तने में, पत्तियों की शिराओं में, बीजों में, आपने बीज देखे हैं कठोर होते हैं। आम का जो बीज है वो कठोर है, जो गुठली होती है, और अमरूद के बीज देखे हैं कठोर होते हैं। इस तरह से जो बीज होते हैं, तरबूज, खरबूज आदि के जो बीज होते हैं वो कठोर होते हैं। तो उनमें जो कठोरता आती है वो स्क्लेरल काइमा ऊतक के कारण ही उसमें कठोरता होती है। और फलों के कठोर जो छिलके होते हैं उनमें भी ये ऊतक पाया जाता है। जैसे सूखे नारियल का फल आपने देखा है, उसके बाहर एक कठोर आवरण होता है जो शुष्क नारियल होता है या गीला नारियल भी होता है, उसके चारों ओर भी एक आवरण, कठोर आवरण बन जाता है फल के चारों ओर, वो भी इसी स्क्लेरल काइमा के कारण होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्क्लेरल काइमा पौधे को कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम आगे की बात देखते हैं। रक्षी ऊतक, ये इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। रक्षी ऊतक या एपिडर्मिस पादपों की पत्तियों, शाखाओं, तने, फलों आदि की सबसे बाहरी परत पतली चपटी कोशिकाओं की बनी होती है, सबसे बाहर की परत, और जिसे रक्षी ऊतक या एपिडर्मिस कहते हैं। यह पादप की त्वचा कहलाती है। एक तरह से पूरा बाहर का जो आवरण है पौधे का वो एपिडर्मिस कहलाता है, या इसको रक्षी ऊतक, एक प्रकार का उसमें रक्षी ऊतक होता है। पत्ती में एपिडर्मल, कोशिकाओं में स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र होते हैं, छिद्र भी पाए जाते हैं इसमें पत्ती के अंदर। और एपिडर्मल कोशिकाएं बाह्य सतह पर मोम जैसी परत बनाती हैं जो कि जल रोधी होती हैं। तो ये था रक्षी ऊतक जो पौधे का बाह्य आवरण बनाता है और पौधे की बाह्य वातावरण में ये रक्षा करने का कार्य करता है। और क्या क्या कार्य हैं? एपिडर्मिस पादप के सभी बाह्य भागों की रक्षा करता है, एक कार्य। दूसरा, एपिडर्मल कोशिकाएं, जो एपिडर्मस जो होता है एपिडर्मल कोशिकाओं का बना होता है। तो एपिडर्मल कोशिकाएं पादप से जल की हानि को रोकती हैं, यानी पौधे के सभी भागों से जल भाप बन करके नहीं निकल सकता। पौधे से जल का भाप बन के निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, पर्णरंध्र या स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, इनमें से होकर के ही पानी भाप बन के निकलता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाकी पूरे पौधे की सतह से पानी भाप बन के नहीं निकलता है। तो ये जो एपिडर्मल कोशिका होती है ये पादप से जल की हानि को रोकती हैं। और अगला तो इसका कार्य है, एपिडर्मल कोशिकाएं बाह्य परजीवी के प्रवेश को भी रोकती है। कोई बाहर से कोई परजीवी पौधे में प्रवेश ना करे, जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा ये इसके भीतरी भागों में प्रवेश ना करे, तो ये एपिडर्मल कोशिकाएं बाह्य परजीवी को रोकती हैं। और अगला कार्य है, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं मृदा से जल सोखने का कार्य भी करती हैं। जहाँ जिस अंग में ये पाई जाती है उसी के अनुरूप अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं।
तो जड़ों का कार्य है जमीन से जल सोखना, तो वहां पर एपिडर्मल कोशिकाएं जल सोखने का कार्य भी करती हैं। इसी तरह से मरुस्थलीय पादपों जैसे कि कैर, खेजड़ी, नागफनी, थुअर, इस तरह से ये जो पादप होते हैं इनमें जल की हानि को रोकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मरुस्थल में जल की पहले से कमी होती है। इन पौधों की एपिडर्मल कोशिका में क्यूटिन की परत का लेप होता है, एक बिल्कुल चिकना सा मोम जैसा पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिन परत। तो क्यूटिन का लेप चढ़ा होता है जिससे जल की हानि को रोका जा सकता है। इस प्रकार से एपिडर्मल पौधे के लिए कई प्रकार के कार्य करता है।